आज इस खबर को बड़ा हाईलाइट किया गया होगा। जो आरपीएससी के चेयरमैन हैं उत्कल रंजन साहू, उन्होंने एक बात लिखी और ये बात कोई नई नहीं है, वही बात है। आरपीएससी में कोई भी एग्जाम पेपर का सेटर है, वो पेपर बनाने जाएगा तो उसके पास जब कोई लेटर आता है तो उसको ये लेटर दिया जाता है कि आपको विश्वविद्यालय स्तर की मूल प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पे पेपर सेट करना है। ये आज की बात नहीं है, हमेशा से होता रहा है। लेकिन चूंकि पीछे के पेपर आसान आते गए तो हमारे दिल और दिमाग से कॉन्सेप्ट निकल गया कि हमें मूल किताबें, ऑथेंटिक किताबें पढ़नी होती हैं। पॉलिटिकल साइंस के पेपर आने के बाद, 40% का रूल होने के बाद, पेपर का लेवल यूपीएससी पैटर्न वाला, कथन कारण वाला, मिलान वाला, तुलना वाला प्रश्न आने के बाद हमारे दिल और दिमाग मानने लग गया कि सब कोचिंग है, सब गाइड है, सब बेकार है। ऐसा नहीं है, हमें थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा। ये जो स्टेटमेंट है, ये वही है जो आरपीएससी की कार्यप्रणाली का हिस्सा है। इन्होंने एक बार क्लियर किया है कि जो पेपर सेट होता है वो मूल रूप से यूनिवर्सिटी लेवल की, जो ग्रेजुएशन लेवल की किताबें हैं और पीजी लेवल की जो बुक्स हैं, ऑथेंटिक किताबें हैं, उनमें से आता है और निश्चित रूप से वहीं से आता है। अब बात आपके दिल और दिमाग में आती है कि सर अब क्या हम वो किताबें कहाँ से लाएं, हम कैसे तैयार करें। हमने जब पढ़ाई की तो निश्चित रूप से वही किताबें पढ़ी जो ग्रेजुएशन लेवल पे, कॉलेज लेवल पे पढ़ते थे। उन्हीं किताबों को हमने कॉम्पिटिशन के दौरान हिस्सा बनाया, हमारे लिए बड़ा आसान रहा, क्योंकि उसमें प्रतियोगिता एग्जाम के लिए गाइडें बहुत कम आती थी और गाइडों के लिए उपलब्ध रहना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम था। तो यूनिवर्सिटी से, लाइब्रेरी से किताबें ली और उनको पढ़ डाला, हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट रहा। आप लोगों के लिए सुलभ ये हो गया कि आपको शॉर्ट एंड स्वीट गाइडें मिलने लग गई और अब आपकी समझ में नहीं आ रहा कि सर अब उन किताबों तक पहुंच कैसे बनाए। मैं यहाँ 2 से 3 मुद्दों को लेकर बात करेंगे, मैं और ओमजी सराज। एक तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का आज का जमादार का पेपर आया है, उसने एक नया आईना दिया है आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए। आरपीएससी ऑलरेडी हमको दिखा चुका है। सर पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहूंगा और हम क्लियर करना चाहेंगे, सर ये मूल किताबों की डेफिनेशन क्या है। बच्चों के दिल दिमाग में आ रहा है कि सर वो मूल किताबें ऐसी कौन सी हैं जो हम पढ़ें, क्या हम गाइडों को छोड़ दें। मैं कहूंगा कि यदि अच्छे राइटर के द्वारा कोई गाइड लिखी गई है तो वो मूल किताबों का ही सार होती है। यदि वास्तव में अच्छा राइटर है, पब्लिकेशन पे मत जाइए, यदि राइटर गजब का है तो वो गाइड भी लिखेगा तो मूल किताबों के बेस पे लिखेगा। और मूल किताबों का मतलब है हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग किताबें होती हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी अलग सजेस्ट करता है, एमएलएसयू अलग करता है, महाराजा गंगा सिंह ने अलग सजेस्ट किए हैं, शेखावाटी ने अलग किए हैं। तो आप इतनी सारी किताबें लेके नहीं आ सकते। लेकिन मूल किताबों की डेफिनेशन क्या है सर? कि मूल किताबों का मतलब मेरे से ये है कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मूल किताबें जो आरपीएससी है उनके माध्यम से आपको ये कहना चाहती है कि जो आप गाइड पढ़ रहे हो, जो आप शॉर्टकट अपना रहे हो उसको छोड़ दो, और यदि आप उसको नहीं छोड़ रहे हो तो फिर आपको हम छोड़ देंगे। सीधा सा बात यही कही है इन्होंने। और मूल किताब का मतलब होता है आपकी समझ विकसित हो उससे रिलेटेड। तो आप कई सर सही करें, कई गाइड ऐसी होती है जिनमें आपकी समझ बहुत अच्छी से विकसित होती है, और समझ के साथ साथ दूसरी चीज़ ये होती है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी होती है। अब हो क्या गया कि वन लाइनर किताबें आ गई, छोटी छोटी किताबें आ गई, मार्केट में गाइड आ गई, नोट्स आ गए, और उन्होंने दावा करना शुरू कर दिया कि भाई हमसे तो बाहर आएगा ही नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन आए हैं उसके आधार पे आप दे सकते हो। तो सर मैं मूल किताबों के लिए ये कहूँगा कि यदि इतनी सारी यूनिवर्सिटी की किताबें आप बता दोगे, सजेस्ट कर दोगे, तो बच्चा तो उनको लेकर के सिर पकड़ करके बैठ जाएगा। बट इस संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी की कुछ किताबें जो कि मूल किताबों का ही एक तरह से सार है, आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब को खोल के देखना एक बार, उसके पीछे वो ये देगा कि अनुक्रमणिका, या वो देगा कि मैंने कहाँ कहाँ से लिए हैं, आपको कम से कम 40-45 किताबों को लिस्ट दे देगा वो। तो यानी उसको हम एक मूल किताब मान करके वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे मैं कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का विद्यार्थी हूँ, तो पॉलिटी के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे सर बेयर एक्ट है, जितने भी मेरे वीडियो बने होंगे सर के साथ उनमें मैंने बेयर एक्ट बोला ही होगा हमेशा। बेयर एक्ट मूल संविधान होता है जिसमें केवल मुख्य आर्टिकल ही होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हर विद्यार्थी को कि आप अपने पास लेकर के इसको बैठो, कोई आपको आर्टिकल 74 पढ़ा रहा है तो आर्टिकल 74 को एक बार उसमें पढ़ लो। यदि आप पढ़ोगे तभी, और अब हो क्या रहा है कि उस आर्टिकल 74 की जो लैंग्वेज मूल बेयर एक्ट में लिखी हुई है वो आपके एग्जाम में दिख रही है। अब आप सोच रहे हो कि यार हम क्या करें, हम कहाँ से तैयार करें। तो मूल किताब जैसे पॉलिटी में बेयर एक्ट हो गए, तो बेयर एक्ट के साथ साथ आप जैसे, और राजस्थान बोर्ड की बुक्स भी जब लिखी जाती है तो बहुत सारी मूल किताबों का सार लिखा जाता है उनमें। तो आप हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबें, और जो सर बता देंगे आपको, और राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है उनको ऐसी मूल किताबों के रूप में शामिल कर सकते हो। हाँ, लेकिन जहाँ पे आपको लग रहा है कि हिंदी ग्रंथ अकादमी में भी ये चीज़ उपलब्ध नहीं है, फिर आप उसके लिए यूनिवर्सिटी लेवल पे जा सकते हो। वरना सब में यूनिवर्सिटी पे जाओगे ना तो आपका दिमाग का कचरा हो जाएगा और आप परेशान हो जाओगे। ये कहूँ कि आरपीएससी आपको करेगी 3 साल का टाइम है, 3 साल 2 साल बाद में एग्जाम लेंगे, तब तो हम भी आपको ये कहते। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हाँ, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें पढ़ी जा सकती है, वो जैसे हरिमोहन सक्सेना है भूगोल के लिए, पढ़ी जा सकती है यदि आपके पास टाइम है तो। बहुत सही है। मूल किताबों का मतलब यही है कि आपको टेस्ट किताबें पढ़नी है। आप जैसे राजस्थान के इतिहास में शर्मा व्यास की ग्रेजुएशन लेवल पे किताब चलती है, वो मूल किताब है। समझ गए आप? राजनीति विज्ञान के मूल आधार डॉक्टर पुखराज जैन की है, वो मूल किताब है। ऐसे संविधान पे डीडी बसु की किताब मूल किताब है।
समझ गए आप? तो ये मूल किताबें होती हैं, लेकिन यदि आपके पास टाइम हो तो इन चीज़ों को आपको ये भी देखना पड़ेगा उसमें से अच्छे क्या लेना है, छोड़ना क्या है। तो अब यदि आप अचानक से सब चीज़ें चेंज करते हो तो पॉसिबल नहीं है। जिस ढर्रे से पढ़ रहे थे, थोड़ा-सा उसमें इम्प्रूवमेंट कीजिए। जिस गाइड से पढ़ रहे थे, वो गाइड देख लीजिए कि वो रेफरेंस किताबों के आधार पे है। उन किताबों की एक प्रति रख के आप ये देखिए कि विषय वस्तु का मिलान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ज़रूरी है। 11वीं-12वीं जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं, वो भी देखनी है आपको, वही मूल किताबों से के आधार पे तैयार की जाती हैं। तो थोड़ा-सा ये मिलान ज़रूर कर लीजिए और आपको लगता है कि ये गाइड ठीक है और वहाँ से मैटर लिया गया है, तो मुझे लगता है कि फिर उसके साथ जाना चाहिए। ऐसा कोई पेपर नहीं आ रहा है कि वो कंप्लीटली उससे बाहर आ रहा है, बस एक मूल किताबों के नाम से आपको डराने का एक प्रयास है। अब ये आप इसको एकदम से नेगेटिवली लेके बाहर हो जाते हो, हाईजैक हो जाते हो और दिमाग खराब कर लेते हो और विषय वस्तु को फेंक देते हो, तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इसलिए मैं कहूँगा कि जो कम टाइम बचा है, तो जिस जर्रे पे चल रहे थे, उस पे चलें, थोड़ा-सा एनालिसिस करने की योग्यता अपने अंदर डेवलप करें। मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ। आप कोई टॉपिक तैयार कर रहे हो, जैसे मान लो आप जो टॉपिक है वो यूपीएससी वाला संघ लोक सेवा आयोग तैयार कर रहे हो, जैसे फर्स्ट ग्रेड में है। तो आप संघ लोक सेवा आयोग तैयार कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट आपके पास नोट्स बने हुए हैं, संघ लोक सेवा की नियुक्ति कैसे होती है, ये क्या है, ये क्या है, जो भी नोट्स बने हुए हैं। बस मेरा कहना ये है कि उन नोट्सों को एक बार, जैसे मान लो संघ लोक सेवा आयोग को आपने एक बार पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में तुरंत आप डायरेक्ट खोलो, डायरेक्ट को फास्ट रीडिंग मार दो। रीडिंग मारने पर आपको कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है तो आप इधर डाल दो, ताकि आप उस मूल किताब से रूबरू हो जाओ। ऐसे ही जैसे राजस्थान में 1857 की क्रांति या कुछ भी आप इतिहास पढ़ रहे हो, और इतिहास की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब है, आपके पास नोट्स तो है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपने लिखी रखी, केवल उस बुक को साथ साथ रीडिंग कर लो। टाइम नहीं लगेगा, लेके बैठोगे तो बहुत जल्दी कर जाओगे। लेकिन आप यदि ऐसे बैठोगे कि मतलब मूल किताब लाऊंगा ढूंढूंगा, तो परेशान हो जाओगे। फिर दूसरी बात एक और कह रहा हूँ मैं, आप मूल किताब के ही चक्कर में ये मत भूल जाना कि जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट के साथ अपडेट होके आते हैं। तो जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी का कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो मूल किताब में तो आपको पूरा उसका कॉन्सेप्ट सब कुछ बता दिया जाएगा, लेकिन कौन क्यों कहाँ वाले क्वेश्चन भी आपको साथ में तैयार करने पड़ेंगे, कि अध्यक्ष कौन था, पहला कौन था। ये चीज़ें आपको उस किताब में नहीं मिलेंगी, मिलेंगी तो रेयर मिलेगी। उनको आपको साथ को अपडेट करना पड़ेगा, वरना वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप मूल किताब के चक्कर में ही रह जाओगे। तो दोनों चीज़ें आपको लेके चलनी पड़ी। दूसरी बड़ी चर्चा का आज का दूसरा केंद्र है, ये बिंदु हम यहाँ समाप्त करते हैं। दूसरा है आज का जमादार का पेपर आया अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का, जिसकी आलोचना की जाती है कि 85% मेरिट जा रही है, पेपर बहुत ईजी आ रहा है। जो अध्यक्ष आलोक राज जी ने पहले ही सुझाव दे दिया था कि हम दोनों पेपर स्पेशली ग्रेड थर्ड और जमादार पेपर से चेंज करने जा रहे हैं। और आज का जो पेपर हुआ बहुत मॉडरेट पेपर है। मॉडरेट पेपर मतलब उसमें संगत कथन वाले प्रश्न, उसमें 5 घटनाएं दे दी, कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ऐसे प्रश्न। मिलान वाले प्रश्न यदि भी आते हैं, लेकिन मिलान वाले प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं मानता मैं, क्योंकि आप उनमें से 1 या 2 आपको आते हैं तो मिलान वाले प्रश्न सही हो जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस पूरे पेपर में लगभग 15+ % कथन कांड वाले हैं। और कथन कांड वाले प्रश्न आपको तभी आ सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जब आपको पता चलता हो कि व्याख्या कौन सा करता है, कौन सा नहीं करता है। उस संबंधित बिंदु से नीचे कारण होगा तो ही वो व्याख्या करेगा या व्याख्या नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा आपको अभ्यास भी करना पड़ता है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना पड़ता है। कथन कांड वाले प्रश्न मेरे को कभी नहीं आते थे, लेकिन जब मैंने यूपीएससी की थोड़ी सी प्रिपरेशन की, फिर नेट वाले पेपर दिए, तो मेरे समझ में आने लगे कि कथन और कारण की व्याख्या वाले प्रश्नों का आंसर लगभग कैसा होगा। ये एक प्रैक्टिस से होता है और हम टेस्ट सीरीज में प्रयास करते हैं कि हर पेपर में 6 से 7 या 10% कम से कम ऐसे डालें कथन कांड वाले, जिससे आपका दिमाग खुल जाए। ये भी हमारा प्रयास है, लेकिन आपको आदत नहीं रही है। तो जमादार पेपर का जो लेटेस्ट पेपर आया है, ग्रेड थर्ड वाले बच्चे उसको लेकर चिंतित हो सकते हैं। मुझे लगता है चिंतित नहीं होना है, आपको केवल इतना सा करना कि कथन कांड वाले 5 से 10% हर टॉपिक का थोड़ा सा अभ्यास कीजिए। आपको समझ बन जाएगी कथन कांड में सही वाला या नहीं सही वाला है, व्याख्या सही करने वाले प्रश्नों का आंसर लगभग क्या होता है। थोड़ा सा सर बता भी देंगे कि आज के जमादार पेपर में जैसे कोई प्रश्न का एग्जाम्पल देके उससे एक समझ बनेगी। रणनीति ज़्यादा चेंज मत कीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए, कॉन्फिडेंस लेके आइए। डर जाओगे ना इस समय कि सर अब 15 दिन बचे, आप तो क्या ही करेंगे, अब ऐसे पेपर आ जाएगा तो हम हार जाएंगे, तो ये देखो रोने के कारण बन सकते हैं, शिकायतें कारण बन सकते हैं। यदि परिवर्तन हो रहा है तो स्वागत कीजिए, बस अपने आप की मानसिक स्थिति उसके अनुसार तैयार कर लीजिए। हम ऐसे ही पेपर बनाते हैं, बट आपको भी अपनी मानसिकता वैसे ही बनानी पड़ेगी। कथन कारण वाले जो क्वेश्चन आपके आए हैं, और कथन कारण में मैं आपको ये कहूंगा कि पहली तो बात ये है कि जैसे कोई कथन कारण का क्वेश्चन निकाल दो, ठीक है। ये देखो कथन कारण नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपका जनगणना का क्वेश्चन है, उसको देखिए आप एक बार। और जैसे अभी सर बता रहे थे कि पेपर में सारे ही लगभग हम तो यही डाल रहे हैं, लगभग लगभग, क्योंकि हमको हमको पता है कि इस लेवल को छू लेगा तो नॉर्मल पर्सन तो वैसे ही कर जाएगा वो। राजस्थान में 2011 के आलोक में राजस्थान की जनसंख्या के निम्न अभिलक्षणों पर विचार कीजिए। अब देखो ये कहाँ से है, राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का इतना परसेंट निवास रहता है। यहाँ देखिए राजस्थान की जनसंख्या का घनत्व इतना 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत, ये तो जो क्वेश्चन है वो मैं ये मानता हूँ कि आपको केवल जनसंख्या के डेटा पता है तो भी हो गया, इजी सा क्वेश्चन है। लेकिन इजी है, बट मैं ये कहूंगा कि वो इजी नहीं है कि राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, फिर 4 स्टेटमेंट दे दी, उतना इजी नहीं है कि आप 10 सेकंड में टिक किए और निकल गए। यदि आपने बहुत जल्दबाजी में करने की कोशिश की तो कई बार क्या होता है, अपन ये सही है, ये सही है, इसको क्रॉस मार देते हैं, इसको सही मार देते हैं, इसको भी लगा देते हैं। यहाँ पर आपको फिर उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्वेश्चन को कि कौन से ऑप्शन है। सर दूसरा कथन कारण वाला ले लो, जैसे ये रहा कथन कारण वाला, एक तो राजस्थान का
राजस्थान की 70% आबादी कृषि से जीविका उपार्जन करती है। अब सबसे पहले तो आपको इकोनॉमिक सर्वे का थोड़ा पता होना चाहिए कि राजस्थान में कृषि से जीविका उपार्जन करने वाली जाति। फिर भी ये कथन दे रहा है कि इस कथन का कारण यह है कि 2010-11 में औसत कृषि जोतों का आकार राजस्थान में 3 हेक्टेयर था, वही भारत में ये 1.15 हेक्टेयर था। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या पहला तो स्टेटमेंट सही है, क्या पहला कथन सही है, क्या पहले तो ये देखना पड़ेगा सर्वे से। फिर उस सर्वे के बाद में ये दूसरा देखना पड़ेगा कथन कारण का सबसे सरल तरीका होता है पहला स्टेटमेंट देखो सही है क्या, दूसरा स्टेटमेंट देखो सही है क्या, फिर इसके बाद में क्योंकि लगा दो कि राजस्थान की 70% आबादी कृषि पर आश्रित है, क्योंकि अब क्योंकि में यदि ये जवाब आ जाता है तो कथन कारण ठीक हो जाएगा, इसका मतलब सही व्याख्या कर रहा है। लेकिन यदि क्योंकि में ये जवाब नहीं आ रहा है तो फिर आपका कथन कारण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो, ये जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इसमें काफी प्रश्न ऐसे हैं, लगभग मैंने देखा कथन कर्ण वाले प्रश्न है, इसका थोड़ा सा आपको अभ्यास करना पड़ेगा। डरने की आवश्यकता नहीं है, जो कंटेंट आप पढ़ रहे थे उसी को पढ़िए। आप 4 से 5 टेस्ट ऐसे दीजिए जो संगत कथन वाले हैं, ठीक है। उस जो चीज आपने पढ़ी उसके बारे में, जैसे कालानुक्रम वाले प्रश्न आए, किलो का एक पूछ लिया कि इन किलो की स्थापना वर्ष से इनको व्यवस्थित कीजिए। तो ये तो बेसिक चीजें हैं, नॉर्मली इतने परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा जो आपको टारगेट है, जो ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको ये कहना है कंटेंट वही है, थोड़ी सी समझ डेवलप करनी पड़ेगी। समझ गए आप? एक क्वेश्चन पे मैं और आपको बताना चाहूंगा, ये देखो ये क्या पूछा, अनुच्छेद में भारत के उच्चतम न्यायालय का उन मामलों के संबंध में विशेष सलाहकार न्याय क्षेत्र है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किए जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन को पूछा है, ये मामला आप करंट अफेयर में देखो, करंट को किस तरह से आपको टॉपिक से जोड़ा गया है, इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि उस समय जो तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु का राज्यपाल उसका विवाद था, ठीक है, उसमें चलो उस विवाद में ज्यादा नहीं जा रहा क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा चला जाएगा। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, राष्ट्रपति के पास कोई सीमा नहीं है, राष्ट्रपति के पास लिमिट नहीं है कि वो किस विधेयक पर कब तक साइन करेंगे। अब वो लिमिट को वापस हटा दिया, वो तमिलनाडु हाई कोर्ट ने उसको लिमिट लगाई थी। अब वो लिमिट को क्यों हटाया, क्योंकि अनुच्छेद 143 के तहत भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली थी। अब देखो वो पूरा मामला तो हटा दिया जो करंट में था, और सलाह किसके तहत ली गई वो आर्टिकल दे दिया। तो आपको करंट को पढ़ते समय भी ये चीज तो बिल्कुल ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि सर हमेशा बताते भी हैं आपको कि दोनों चीजें आपको अवेयर होकर पढ़ना पड़ेगा। देखो, सार की बातें ये हैं, हम कितनी भी चर्चा यहाँ पे कर लें, मैं ग्रेड 3 के अभ्यर्थियों को ये कहना चाहूँगा कि आज के जमादार पेपर्स हैं, डरने की बजाय आप 2 से 4 चीज़ें अपने अंदर डेवलप करें। एक 2-3 पेपर लें जिसमें ये पेपर अभी आया है, और जो हम लोग टेस्ट करवाते हैं उनके आप देखना, उसमें लगभग कथन कांड वाले प्रश्न, सही संगत वाले प्रश्न, ये जो पूरे स्टेटमेंट वाले प्रश्न, ये सब भी डालता हूँ मैं। तो कंप्लीटली साइकोलॉजी परिदृश्य में तो कंप्लीटली वही डालता हूँ, थोड़ा सा अप्लाइड उदाहरण बना के भी। तो थर्ड ग्रेड में अपन हो सकता है साइकोलॉजी में अप्लाइड प्रश्न भी आए, तो इसको कहीं चिंतित हो जाएंगे सर आप तो खत्म हो गए, इससे डरने की जरूरत नहीं है सर। एक प्रश्न और डिस्कस करके बता रहे हैं। कारण का दूसरा और ये राजस्थान जो राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड 1979 में स्थापित किया गया था। मान लीजिए ये कथन अपन सही मानते हैं, ऐसे मानिए, तो क्योंकि इसका प्रयोजन यहाँ पे दिया है। अब इन दोनों क्योंकि के साथ लगा, इसका मतलब कारण कथन की व्याख्या यहाँ पे कर रहा है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या राजस्थान में ये 79 में स्थापित हुआ था। यदि ये देखते हो तो कथन और कारण दोनों सही है, कथन कारण की सही व्याख्या करें। मैं कह रहा हूँ क्योंकि लगाओगे तो आपका कारण बिल्कुल सही निकल के आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन एक दो बार क्योंकि लगेगा आपके, लेकिन उड़ जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्योंकि लगाया तो मतलब क्या है। लेकिन 4-5 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो वो क्योंकि से आपके उत्तर आने लग जाएंगे, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपकी मेरिट डिसाइड करेंगे, आपका भविष्य डिसाइड करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकदम सही कहा सर, ये मेरी डिसाइड करने वाले प्रश्न अब यही साबित होंगे कि जिसको कथन कांड वालों का अभ्यास आ गया, कालानुक्रम वाले प्रश्न, संगत असंगत वाले प्रश्न, ठीक है, कथन के अंतर्गत जो बहुत सारे उपकथन देता है वो पूछता है, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा। ज़्यादा चर्चा ना करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको थोड़ी गहराई से पढ़ लें, थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, पॉजिटिविटी रखें कि डरने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ें सब आसान हैं यदि हम करना चाहेंगे तो। और ये लेटेस्ट पैटर्न मैं कहता हूँ कि सुखद संकेत है, क्योंकि इस प्रकार से मेरिट जो आप 80-85 की सोच रहे हो वो नहीं जाएगी, और जो बच्चा थोड़ा सा एनालिटिकली पढ़ेगा, पेपर को समझेगा, टाइम यद्यपि लगेगा ऐसे प्रश्नों में, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए पैटर्न बहुत स्वागत योग्य कदम है। तो ज़्यादा तनाव ना लेते हुए मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए, सब चीज़ें पॉजिटिव होंगी। मूल किताबों वाला और ये दोनों बिंदु आपके वर्तमान परीक्षा प्रणाली के सबसे चर्चित बिंदु हैं, इसलिए मुझे लगा कि हमें आपके साथ चर्चा करनी चाहिए। समाधान एक है, अच्छी किताबें पढ़ना, बार बार रिविजन करना और अच्छे प्रकार के मॉक टेस्ट देना, इनसे ऑटोमेटिकली आपके अंदर सुधार आना प्रारंभ हो जाएगा। धन्यवाद।